हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम जिस चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस अध्याय को शुरुआत करने जा रहे हैं, उस अध्याय का नाम है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास। ब्रिटिश काल में किस प्रकार से संवैधानिक विकास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो संवैधानिक विकास जो है वो दो चरण में हुआ। पहला चरण था आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास पहला जो था, ठीक। और दूसरा जो था वह था आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ है वो हुआ है 1773 से लेकर 1853 तक। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ है वो 1858 से लेकर 1947 तक। तो हम इनको इस दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है, संवैधानिक विकास हुआ है, उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ है वह हुआ है पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इसी में एक संशोधन लाया गया था। इसी एक्ट में वह हुआ था 1781 में। उसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट यह आया था 1784 में। और उसके बाद आया था आपका 1786 का अधिनियम। उसके बाद आया था 1793 का अधिनियम। फिर 1813 का आया था, और फिर 1833 में अधिनियम आया था, और 1853 में। यह आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ उसके अंतर्गत सबसे पहला अधिनियम जो आया वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया। फिर उसी रेगुलेटिंग एक्ट में 1781 में कुछ सुधार किया गया। उसके बाद फिर इंडिया एक्ट 1784 आया, और फिर 1786 का अधिनियम आया। फिर 1793 का अधिनियम आया, 1786 का अधिनियम आया, 1793 का अधिनियम आया, फिर 1813 का अधिनियम आया, फिर 1833 का अधिनियम आया, और फाइनली जो है 1853 का अधिनियम आया। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 8 अधिनियम आए। इसको याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 8 अधिनियम आए। एक संशोधन अधिनियम था जो 1781 में हुआ था, और बाकी 7 अधिनियम थे, रेगुलर थे, और एक जो थे संशोधन अधिनियम 1781 में आया। कुल मिला के 8 अधिनियम आया। अब हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ है वह एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ेंगे। आखिर ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया? आखिर ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया? क्या बात हो गया था रेगुलेटिंग एक्ट लाने का कारण? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों लाना पड़ा? आखिर क्या हो गया था? ब्रिटिश कंपनी ने ऐसा कौन सा कारनामा भारत में कर दिया था कि जिससे वहां की संसद को जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित करना पड़ा? रेगुलेटिंग एक्ट का अर्थ होता है रेगुलेट करना, मतलब कंपनी के काम को रेगुलेट करना, नियंत्रण में करना, है ना। उस समय जो वहां के राजा थे, किंग थे, वो थे जॉर्ज तृतीय। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ जो है प्रधानमंत्री थे। ये 2 व्यक्ति थे, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लॉर्ड नॉर्थ के ही समय में आया था। लॉर्ड नॉर्थ ने एक गोपनीय समिति का गठन किया था। एक गोपनीय समिति का गठन किया था, और उसी की रिपोर्ट के आधार पर जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया ब्रिटिश संसद में। उद्देश्य था कंपनी में जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है
और जो कुशासन बढ़ गया है उसको दूर करना। तो आखिर कंपनी में भ्रष्टाचार और कुशासन का जो है आरोप लगाकर या उसको समाप्त करने के लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, आखिर इस सब के पीछे पृष्ठभूमि क्या है, थोड़ा इसको भी देख लीजिए। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि पे हम जब जाते हैं, बैकग्राउंड में जाते हैं, तो आपको पता ही होगा कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1757 एडी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध लड़ा और 1764 एडी में जो है बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। और इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी जो है ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश कंपनी को मिल गया। और बंगाल का जो अकूत धन है उसको जमकर जो है ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी या प्रशासक या कर्मचारी लूटते थे। जब ये यहां से लूट के इंग्लैंड जाते थे तो वहां के लोगों को काफी लगता था कि ये तो भारतीय नवाब है, ये क्या है, भारतीय नवाब है। इनकी शानो शौकत को देखकर वहां के जो अभिजात वर्ग के लोग थे ब्रिटिश समाज के, वो जल जाते थे। इन लोगों का मजाक उड़ाते थे, प्रेस में या मंच में इन लोगों को मजाक उड़ाते थे। और इस मजाक उड़ाने का वहां का अभिजात वर्ग, समाज के जो अभिजात वर्ग के लोग थे, एक ही उद्देश्य था कि कंपनी को किसी तरह अलोकप्रिय कर दो। जब कंपनी अलोकप्रिय हो जाएगी तो हमारा जो है हम लोगों को भी मौका मिलेगा जो है ब्रिटिश में व्यापार करने, भारत में व्यापार करने के लिए। कहीं ना कहीं परछन उद्देश्य यही था वहां के अभिजात वर्गीय लोगों का, चाहे समाज सब जो शासन के जिनके हाथों में सत्ता थी उन लोगों का परछन उद्देश्य यही था। और कंपनी जो है रियली बहुत ताकतवर होती जा रही थी। 1767 ईस्वी में कंपनी पर यह दबाव डाला गया कि आप 4 लाख पाउंड प्रति वर्ष जो है ब्रिटिश सरकार को दीजिए, यह दबाव डाला गया। लेकिन बात यहीं तक नहीं बन रही थी। वहां के लोगों का कहना था कि कंपनी को किसी तरीके से नियंत्रण में किया जाए। और एक उसी समय एडम स्मिथ करके एक अर्थशास्त्री भी थे, एडम स्मिथ अर्थशास्त्री थे। उनका किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस। ये क्लासिकल अर्थशास्त्री थे। इन्होंने कहा कि जो सीमित भागीदारी वाली कंपनी होती है उसकी आलोचना किया। तो एक तो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी कि इंग्लैंड का जो अभिजात वर्गीय समाज था वो नहीं चाहता था कि कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी इंग्लैंड वापस आते हैं तो काफ़ी धन लेकर आते हैं। तो उनके एक तरह से कहिए कि उनके मन में जलन की भावना थी, जो वहाँ के समाज के ब्रिटिश समाज के जो प्रशासन के जो अभिजात वर्गीय लोग थे कि हम लोग यहाँ रहते हैं तो हम लोग इतना नहीं कमा पाते हैं और ये जो है इतना पैसा कमा रहे हैं। जब क्लाइव वापस लौट के गया था यहाँ से 34 साल में इंग्लैंड, तो कहा जाता है कि वो उसके पास इतना धन था कि बैठे बैठे घर में वो 40,000 पाउंड प्रति वर्ष उसको ब्याज पर आता, इतना वो धन कमा के यहाँ से गया था। इसलिए 1767 में कंपनी पर दबाव डाला गया कि 4 लाख पाउंड आप दीजिए। ब्रिटिश कंपनी इतनी ताकतवर हो गई थी कि इस ब्रिटिश संसद सदस्यों को भी खरीद लेता था। तो इससे जो है यह लगा वहाँ के लोगों को कि कहीं ना कहीं अगर ब्रिटिश कंपनी इतनी मजबूत हो जाएगी, अगर भारत इतनी मजबूत हो जाएगी तो कहीं ब्रिटिश प्रशासन पर भी वो कब्जा न कर ले, ब्रिटिश प्रशासन पर भी कब्जा न कर ले। तो वहाँ पर जो है ब्रिटिश कंपनी और वहाँ के ब्रिटिश संसद के बीच एक संघर्ष शुरू हो गया। और इसमें वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे जॉर्ज तृतीय, वो कंपनी के साथ ही थे। कंपनी के अगर शक्तिशाली दोस्त थे तो शक्तिशाली दुश्मन भी थे। लेकिन अंतिम में जो है जॉर्ज तृतीय ने एक बीच का रास्ता निकाला, जॉर्ज तृतीय ने एक बीच का रास्ता निकाला। वो बीच का रास्ता यह था कि प्रशासन की बुनियादी बातें ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में रहेगी। बात को समझिएगा, जॉर्ज तृतीय ने जो ब्रिटिश कंपनी का हित और ब्रिटिश समाज के हित के बीच एक नाजुक संतुलन बनाया और कहा कि प्रशासन की जो बुनियादी बातें हैं वह जो है ब्रिटिश संसद में उसको रेगुलेट करेगा। उसको कौन रेगुलेट करेगा? ब्रिटिश संसद रेगुलेट करेगा। और कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वह बना रहेगा। जो अधिकारी की नियुक्ति और कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी की जो नियुक्ति है, विमुक्ति है,
वो भी अधिकार कंपनी के पास बना रहेगा। यही एक बीच का रास्ता निकाला गया। और फिर जो है 1773 का अधिनियम इसी पृष्ठभूमि में आया, जिसका पहला प्रावधान यह था कि कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। उसी से कंपनी, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लंदन में ही बैठते थे। इसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 24। इनका कार्यकाल था 1 साल, इसको बढ़ा के 4 साल कर दिया गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो नियुक्ति होती थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू होता था, इलेक्शंस होता था, चुनाव होता था। तो यह बनाया गया कि जो कंपनी के शेयर धारक है, जिनको 1000 पाउंड का शेयर है कंपनी के पास, वही कंपनी के सीओडी का चुनाव, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन यह बना दिया गया नियम। अब जो है भारत में जो भी ब्रिटिश क्षेत्र हैं उसको बंगाल का गवर्नर देखेगा। बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत जो भी भारत में ब्रिटिश क्षेत्र हैं उसको अब अंदर कर दिया। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाएगा। अब गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक, तो भारत में जो भी ब्रिटिश क्षेत्र थे वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल देखेंगे। तो इस पृष्ठ की बंगाल का अंतिम गवर्नर अगर देखा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स था, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। दोनों चीज को समझिएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल का अंतिम गवर्नर पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। यह प्रावधान लाया गया। और जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा, भारत में जो भी ब्रिटिश क्षेत्र है उसका हेड वही गवर्नर जनरल होगा। यह 1773 के एक में प्रावधान कर दिया गया। इसको गवर्नर जनरल को सपोर्ट करने के लिए 4 सदस्यों वाली एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया जिसमें जिनका कार्यकाल होता था 5 साल। और 4 सदस्य कौन कौन होते थे? तो फिलिप फ्रांसिस, उनका नाम था, एक का फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बॉलवेल। गवर्नर जनरल को सपोर्ट करने के लिए, चाहे परामर्श देने के लिए, एडवाइस देने के लिए एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया जिसमें 4 सदस्य होते थे और उनका कार्यकाल 5 साल का होता था। उसमें 4 लोग थे। 4 में थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बॉलवेल। फिलिप फ्रांसिस जो था वो वारेन हेस्टिंग्स का थोड़ा सा अपोजिट, मतलब विरोध करता था, और बॉलवेल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स का समर्थक था। बॉलवेल जो था वो भारत में ही था और भारत में ही रहते हुए उसका चुनाव कर लिया गया था। तो यह हो गया 2 प्रावधान। इस एक्ट के द्वारा जो है 1773 के एक्ट के द्वारा बिहार में 1774 में एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। इसी एक्ट के द्वारा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, प्रांतीय सभा का गठन किया गया। उसके बाद इसी 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 में एक कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इस सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया एलिजा एम्पे को। एलिजा एम्पे को और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे जिसमें हाइड थे, चैम्बर थे और लिसेस्टर थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे। एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, हाइड, चैम्बर और लिसेस्टर अन्य न्यायाधीश थे। इन सबों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करता था। इन सबों की नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश का सम्राट करता था। तो देखिए यही जो है 1773 के एक्ट का जो मुख्य प्रावधान यही था। एक्चुअली होता यह था कि 1773 के एक्ट को लाने के पीछे कारण यह था कि कंपनी के जो शेयर धारक थे उनको कंपनी काफी लाभांश देता था। 1771 में अगर देखा जाए तो कंपनी 1771 से पहले 10% कंपनी के शेयर धारक को लाभांश देता था, जो बढ़ाकर 1771 में 12.5% कर दिया गया। ये जो लाभांश की दर थी शेयर धारक को मिलता था और यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी जाते थे इंग्लैंड, तो वहाँ के लोगों को लगता था कि ये जो यहाँ कुछ भी नहीं है इसका वैल्यू, और वहाँ जाकर ये इतना पैसा कमा रहा है, तो उनके मन में एक जलन होता। तो 1773 का एक्ट जो ब्रिटिश समाज के अभिजात वर्गीय लोगों का मन को शांत नहीं कर सका। यह याद रखिएगा, अभी ब्रिटिश समाज ये जो है मन को शांत नहीं रखा सका। लेकिन एक चीज यह है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर
अब ब्रिटिश संसद का नियंत्रण शुरू हो गया, लेकिन इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया। 1781 ईस्वी में एक संशोधन लाया गया और इस संशोधन को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। और बंगाल जुडिशियल एक्ट कहते हैं। 1781 ईस्वी में 1773 के अधिनियम में कुछ संशोधन लाया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1781 ईस्वी में 1781 में संशोधन लाया गया, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं या बंगाल जुडिशियल एक्ट कहते हैं। इसमें मुख्यतः था, इसमें दो समिति का गठन किया गया था, एक गुप्त समिति और एक परवर समिति का गठन किया गया था। परवर समिति जो था, वहाँ के जो ब्रिटिश सांसद थे उनमें एडमंड बर्ग की अध्यक्षता में जो है परवर समिति का गठन किया। उसी की सिफारिश पर यह जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट लाया गया 1781 या बंगाल जुडिशियल एक्ट लाया गया। और इसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट और जो न्यायालय है भारत में, उस पर जो है उस पर थोड़ा सा नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो यह था आपका 1781 का संशोधन अधिनियम। लेकिन वहां यह तो कंपनी पर नियंत्रण ब्रिटिश संसद ने स्थापित कर लिया, लेकिन वहां के जो ब्रिटिश समाज के जो आप कह सकते हैं प्रभावशाली वर्ग थे, वो अभी भी संतुष्ट नहीं थे और वो ब्रिटिश कंपनी पर लगातार हमला कर रहे थे। इसी हमला की लगातार करने की पृष्ठभूमि में 1784 का पीट इंडिया एक्ट आया। पीट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ये पीट्स इंडिया एक्ट यंगर पिट्स एक प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के समय में यंगर पिट्स थे करके, उसी को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है, जो बाद प्रधानमंत्री बने थे। इस समय प्रधानमंत्री थे जॉन नॉर्थ और फॉक्स की सरकार थी, जो दोनों गिर गई थी। इस जब अधिनियम पारित हुआ था तो लॉर्ड नॉर्थ की और फॉक्स की जो मिलीजुली सरकार थी, वो 1784 के अधिनियम के पारित होने के बाद मतलब सरकार जो है अपना बहुमत संसद में खो दिया था। और पिट्स जो है, ये पूरा नाम है इनका यंगर पिट्स, ठीक, वही पिट्स इंडिया एक्ट है। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है लाया गया। अब जो है साफ साफ कह दिया गया कि नहीं, ब्रिटिश कंपनी जो है अब जो है एक नियंत्रण में रहेगी। ब्रिटिश कंपनी अब जो है ब्रिटिश संसद के साफ साफ नियंत्रण में रहेगी। और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियुक्ति किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियुक्ति किया गया। और इसमें 6 सदस्य होते थे, 6 सदस्य होते थे या 6 कमिश्नर होते थे, दोनों, क्योंकि सदस्य को कमिश्नर कहा जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें 2 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश संसद के होते थे, मंत्री होते थे, और 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल के मेंबर होते थे। तो एक तरह से अब जो है कंपनी पर दोहरा नियंत्रण हो गया, प्रिवी काउंसिल का भी नियंत्रण हो गया और ब्रिटिश संसद का भी नियंत्रण हो गया, बीओसी के माध्यम से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। ये पिट्स इंडिया एक्ट है। और अब एक तरह से कह सकते हैं कि अब यहां से ब्रिटिश विजय का स्वरूप जो है भारत में बदल गया, क्योंकि अब सारा चीज जो है बीओसी के हाथ में आ गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में आ गया। और यह जो है इसी के अंतर्गत जो है कंपनी का नियंत्रण होता था, अधीक्षण होता था, कंपनी का नियंत्रण, अधीक्षण, मार्गदर्शन अब सब जो है कौन करता था? अब जो है बीओसी करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। एक तरह से कहिए कि अब जो है पूर्णतः जो है भारतीय प्रशासन में किसका कब्जा हो गया? तो बीओसी का कब्जा हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कब्जा हो गया। अब जाके अंग्रेज, इंग्लैंड में रहने वाले जो शासक वर्ग के लोग थे या सत्ता वर्ग के लोग थे समाज के, अब वो लोग इस बीओसी के पारित होने के बाद संतुष्ट हो गए। अब उसके बाद उन लोगों ने आवाज उठाना बंद कर दिया। एक चीज यहां पर पिट्स इंडिया एक्ट में कि 1784 में जो गवर्नर जनरल को सपोर्ट करने के लिए, जो परामर्श देने के लिए एक कार्यकारिणी काउंसिल थी, समिति थी, उसका सदस्य की संख्या 4 थी, उसको घटा के 3 कर दिया गया। इसके पीछे एक ही कारण था कि अगर गवर्नर जनरल, चूंकि बहुमत के आधार पर फैसला होता था, कोई भी फैसला कैसे होता था? गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारिणी समिति के सदस्य होते थे उसके बहुमत के आधार पर होता था। तो 4 सदस्य होने में दिक्कत होता था,
कम से कम 2 आदमी 2 मेंबर चाहिए, तो 3 कर दिया गया घटा के 1786 के एक्ट में, क्योंकि अब एक ही पहले 2 मेंबर का सपोर्ट जरूरी था, लेकिन अब 1786 के एक्ट पर अब एक ही मेंबर के सपोर्ट का आवश्यकता रह गया। तो यह 1786 के अधिनियम में सुधार किया गया। सत्रह सौ छियासी का जब एक्ट पारित हुआ तो वहां की जो मिली जुली सरकार थी, लॉर्ड नॉर्थ की और फॉक्स की सरकार, वो गिर गई थी। काफी आलोचना, मतलब वहां इसको आलोचना हुआ, लेकिन खैर जो भी है, अब हम लोग आगे देखेंगे। 1786 का अधिनियम आया, और ये 1786 का अधिनियम एक ही था कि भारत का उसमें गवर्नर जनरल था आपको कॉर्नवालिस को खुश करने के लिए आया था, और इसमें साफ साफ कह दिया गया कि जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी समिति है, काउंसिल है, वह उसका बात कॉर्नवालिस नहीं मानेगा। कॉर्नवालिस को जो मन होगा वो कॉर्नवालिस अपने मन से करेगा, और इसको गवर्नर जनरल था ही और सेनापति भी बना दिया गया। दोनों पावर इसको दे दिया गया 1786 के अधिनियम। अब 1793 का अधिनियम आया। 1793 के अधिनियम में पहली बात, ये भी कॉर्नवालिस को खुश करने के लिए लाया गया था, और इसमें भी साफ साफ कह दिया गया गवर्नर जनरल अब जो है अपनी काउंसिल का बात नहीं मानेगा, जो मन होगा उसको करेगा। युद्ध का निर्णय, संधि का निर्णय, मित्रता का निर्णय, कोई इसमें उसको हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। कंपनी को अधिकार दे दिया गया 20 साल का आप व्यापार कर सकते हैं, चीन के साथ भी और भारत के साथ भी व्यापारिक एकाधिकार दे दिया गया। जो भी भारत में कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी का जो नियुक्ति होगा वो सीओडी ही करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही करेगा। इसमें भी जो है कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। तो इससे कंपनी भी खुश हो गई कि व्यापारिक एकाधिकार तो अभी बना ही हुआ है 20 साल के लिए, और कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी की नियुक्ति भी कंपनी के पास ही है, तो इससे ज्यादा हस्तक्षेप नहीं हुआ। बस इतना ही हुआ कि गवर्नर जनरल को जो है अपना काउंसिल का बात नहीं मानेगा, ये था। दूसरा चीज है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन है, अब वो साफ साफ कह दिया गया कि भारतीय खाता से ही दिया जाएगा। भारतीय खाता का हो गया उस समय ब्रिटिश कंपनी का जो खाता है उसी से दिया जाएगा। तीसरा चौथा चीज कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी दोनों को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और 1784 का जो अधिनियम आया था, इसके पहले वो यंगर पीट उस समय प्रधानमंत्री बन गए थे। वही पीट जो पहले पिट्स इंडिया अधिनियम आया था वो अब प्रधानमंत्री बन गए थे। 1784 के समय में जो अधिनियम आया था तो यंगर पीट ही प्रधानमंत्री थे। तो यही है आपका 1793 तक का जो भी मुख्य बातें हैं वो मैं आपको डिस्कस कर दिया। 1784 का जो अधिनियम 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो काफी, आप एक तरह से कहिए कि एक तरह से मार्गदर्शी सिद्धांत है भारत में सरकार कैसे चलाएगा। और इससे जो है आप कह सकते हैं कि एक ब्रिटिश विजय का एक नया राष्ट्र रोड मैप तैयार यहीं से शुरू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और कमोबेश जो है उसकी जो बुनियादी बातें हैं वो आप देखिएगा 1853 तक वही बुनियादी बातें अलग अलग शब्दों में अलग अलग ढंगों से प्रस्तुत होता रहा है। आज का वीडियो इतना ही। इसके बाद जो भी एक्ट है 1813 का, 1833 का, 1853 का 3 अधिनियम, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा सा कमेंट भी किया कीजिए। कमेंट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो के क्वालिटी में तो आप लोग उसको बताइए। आपका रचनात्मक आलोचना मुझे ऊर्जावान शक्ति देगा। धन्यवाद।